नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले में भारत की भूमिका लगातार बद से बदतर की स्थिति की ओर प्राप्त हो रही है। कोरोना वायरस का बढ़ते हुए ग्राफ में भारत की भागीदारी बहुत बड़ी होती जा रही है। हम 23 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जहां पर प्रभावित मरीजों की संख्या हमें मिल चुकी है। 43,000 से ज्यादा भारतीय मारे जा चुके हैं। संक्रमण लगातार फैल रहा है। शायद ही कोई दिन पिछले 15 दिनों के बीच गुजरा हो जहां 50 से 60,000 नए केस रोजाना न मिल रहे हैं। 800, 900, 1,000 मौतें हो रही। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, किसी के लिए आंकड़ा होगा कि आज 800 मर गए, आज 900 मर गए, आज 1000 मर गए, पर कल्पना करिए कि जिनके घरों के लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस के चलते हुई है, उनका एक पूरा जीवन बदल गया। आपके लिए ये आंकड़ा होगा, लेकिन किसी के लिए उसके पिता का निधन हुआ, किसी का भाई चला गया, किसी के बेटा चला गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी के माँ का निधन हो गया, कोई खास दोस्त की मृत्यु हो गई, तो कोई बहुत नजदीकी रिश्तेदार का निधन हो गया। कोरोना वायरस ने भारतीय जनमानस के जीने के तरीके और परिस्थितियां ही बदल डाली हैं। उन्हें एहसास नहीं है, जो खुद या स्वयं का परिवार जिससे ना गुजरा हो, उन्हें इसका एहसास नहीं है कि यह वायरस कितना ताकतवर, कितना खतरनाक, कितना घातक और जानलेवा है। उन्हें नहीं पता, और वो समझना भी नहीं चाहते 8 महीनों से। इसलिए आपको लापरवाही सड़क पर दिखेगी, इसीलिए आपको बिना मास्क लगाए लोग सड़कों पे दिखेंगे, मनोरंजन करते दिखेंगे, मुंह से मुंह जोड़कर बात करते दिखेंगे। उन्हें नहीं समझ है, और मैं दावे से कह सकता हूं आप उन्हें समझा भी नहीं सकते। जिस वायरस ने उत्तर प्रदेश देश ही नहीं, दुनिया भर के 188 देशों में तबाही ला दी हो, उसको लेकर ऐसी भयानक लापरवाही हमारे देश में करना, यह बताता है कि हमने एक तरीके से कोरोना वायरस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। कोरोना वायरस के समक्ष भारत बेबस है। बेबस कई कारणों से है। बेबस आर्थिक मोर्चे पर है, बेबस स्वास्थ्य के मोर्चे पर है, और बेबस अपने देश के नागरिकों के कारण है, बेबस अपनी सरकारों के रवैये के कारण है। कल प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की कि जिन राज्यों में पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां हमें टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश भी उन्हीं राज्यों में से एक है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। उत्तर प्रदेश कोई एक प्रदेश नहीं है, 23 से 24 करोड़ आबादी का एक बहुत बड़ा सूबा है। आबादी का घनत्व तो बहुत बड़ा है, तो जब घनत्व तो ज्यादा होता है तो हमें टेस्ट बहुत रफ्तार में करने होते हैं। और वो भी कौन से टेस्ट? प्रामाणिक टेस्ट, दैट इज RT-PCR। अब इसके बाद भी हम अगर लगातार लापरवाही कर रहे हैं, हम इसके बाद भी मौन हैं, हमने मौन स्वीकृति दे रखी है, तो फिर ये होने वाली मौतों का जिम्मेदार बहनों भाइयों, आप दिल पर हाथ रख के बताइए कौन है? ये जिम्मेदारी किसकी तय की जानी चाहिए? क्या सरकारों की, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की, खराब मेडिकल फैसिलिटीज की, या फिर नागरिकों के आचरण और उनके अनुशासनहीन व्यवहार की? ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये कोई बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा का मसला नहीं है। ये हमारे आपके जन स्वास्थ्य से, सुरक्षा से जुड़ी हुई इस सदी की सबसे बड़ी घटना है जिसके हम गवाह हैं, पर हमारा आचरण बदल नहीं रहा है। आप में से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं उनको डराता हूं रात में 8 बजे। तो मैं तो 8 महीने से आपको समझा रहा हूं, जो समझना चाहते हैं वो समझ गए हैं, जो नहीं समझे हैं उनको कोई नहीं समझा सकता, ये भी मैं अच्छे से आपकी फितरत जानता हूं। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे में हमारी आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोग अपने अहंकार में एक बड़ी जिद पर आमादा हैं। आपने देखा होगा कि पिछली 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश में बीएड के प्रवेश परीक्षा के एग्जामिनेशन कराए गए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लाखों छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आए थे, क्या वो कोरोना निगेटिव थे?
कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था इस बात का जिम्मा लेगी? नहीं ले सकती। 50 ऐसे केस अब तक आ चुके हैं जो कोरोना वायरस पॉजिटिव थे और बीएड की परीक्षा में सम्मिलित हुए। क्या उन 3.5 पौने 4 लाख परीक्षार्थी जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं सबको ट्रेस करके टेस्ट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो क्या होना चाहिए? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और महामारी अधिनियम जो उत्तर प्रदेश में 2020 में बना है, उसके तहत परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, जिन संस्थानों में परीक्षा आयोजित हुई है उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। सरकार की लापरवाही यह है कि सरकार ये सब होते देखती है, आंख में पट्टी, कान में रुई। अब तो 9 अगस्त बीत गया। अब आइए 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा उत्तर प्रदेश में आयोजित है। लाखों परीक्षार्थी इसमें आएंगे और ये उत्तर प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को आयोजित कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो? लोगों के जीवन के साथ खेला क्यों जा रहा है? परीक्षा आवश्यक है या जन स्वास्थ्य? हमें यह तय करना पड़ेगा। जब 500 केस थे तो पूरे भारत में कठोर लॉकडाउन कर दिया गया था। आज 23 लाख केस हैं, कोई पूछने को तैयार नहीं है कि ये हालात क्यों हुई, हम कोरोना के सामने क्यों सरेंडर कर गए हैं। होम आइसोलेशन में जो लोग पड़े हैं बहनों भाइयों, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ सीएमओ ऑफिस से टेलीफोन जाता है, ना आपके घर दवा पहुंच रही है, ना आपके घर डॉक्टर जा रहा है, ना आपके घर की कोई सैनिटाइजेशन हो रहा है। और यह बात मैं प्रामाणिक तरीके से चुनौती से प्रस्तुत कर रहा हूं। जो काम हो रहे हैं सब कागज पे हो रहे हैं, हवा में हो रहे हैं। तो हम किस तरह का समाज हैं? क्या हमें फर्क नहीं पड़ता? उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जिनकी एक कैबिनेट कुलीग की, कैबिनेट मंत्री की मौत हो गई, कोई पूछा तक नहीं। कमल रानी वरुण की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, हालत बिगड़ रही थी तो दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया, कोई सवाल नहीं है। तो जिन सरकारों के अपने मंत्रियों के निधन पर, मंत्री के निधन पर कोई फर्क न पड़ता हो, उन्हें आपकी समस्या या आपके स्वास्थ्य को लेकर कौन सी फिक्रमंद होंगे। और पिछले दिनों की तस्वीरें आप सबने देखी हैं कि बैठकों में क्या क्या होता है, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहनों भाइयों, अब मूल बस एक लाइन की बात है, खुद बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपना परिवार बचाओ और अपना समाज बचाओ, और अपने से अपना इंतजाम करके रखो। आज इसी विषय पर हम डिबेट करेंगे। मनोज मिश्रा जी हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सुची विश्वास जी कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एम वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से हैं और हम सबके बड़े अजीज और प्रिय हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता जी चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से। आप भी इन सबको बहुत लंबे समय से इन महानुभावों को देखते आए हैं और ये सही मायनों में ये लोग कोरोना वॉरियर हैं। हम लोग तो सिर्फ इनकी आवाज़ बन सकते हैं, काम तो यही लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। तो भाई डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, हालात तो ऐसे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने कोरोना के सामने बेबसी में सरेंडर कर दिया है। ब्रजेश जी, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि सरेंडर तो नहीं किया गया। ये बात सही है कि संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है कि टेस्टिंग भी बढ़ रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी टेस्टिंग बढ़ रही, प्रदेश स्तर पर भी टेस्टिंग बढ़ रही, तो ज्यादा ट्रेस हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने कल ही, मोदी जी ने और उनकी टीम ने कहा है कि जो मृत्यु दर है वो 2% है और उसे लाके 1% लाना ये योगी जी का लक्ष्य है। तो मृत्यु दर अगर कम हो रही है 3 पॉइंट समथिंग से लेकर 2% आई और फिर लक्ष्य अगर 1% है तो ये सामान्य फ्लू जैसा हो जाएगा। केवल इसकी समस्या ये है कि ये संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि सरकार का प्रयास जागरूकता पर बहुत रहा और जिस दिन से पहला केस रिपोर्ट हुआ भारत में, तब से आज तक मीडिया का रोल भी बहुत सकारात्मक रहा, जागरूकता का रहा। और आपने भी अभी जो अपनी शुरुआती जो प्रस्तावना रखी उसमें भी जागरूकता का ही पुट था। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कोई वैक्सीन आई नहीं है। रूस की वैक्सीन की चर्चा है और ऐसा चर्चा है कि भारत में भी 2-3 जगह काम हो रहा है, सीरम में, कैडिला में और अन्य जगह पर।
तो ऐसा लगता है कि वैक्सीन आ जाएगी। उत्तर तब तक प्रदेश चुनौती कोरोना है। के मामले में डॉक्टर मनोज मिश्रा, स्थिति उत्तर प्रदेश की ठीक नहीं है। और कल प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो जिन 5 राज्यों का चर्चा की उन्होंने प्रमुख रूप से, जहां टेस्ट बढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता है, जहां पॉजिटिव रेट्स ज़्यादा हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का नाम लिया उन्होंने। और ट्वीट भी किया है, पीएमओ के ट्विटर हैंडल पर उत्तर प्रदेश को लेकर किया गया ट्वीट उपलब्ध है। जी हाँ, नहीं ठीक कह रहे हैं आप। ये वो बढ़ानी चाहिए, ट्रेसिंग और टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो लगातार टेस्टिंग बढ़ रही है, ट्रेसिंग बढ़ रही है। और ये हमने फुल टेस्टिंग की भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने करी है। फुल टेस्टिंग में बड़े पैमाने पे केसेस आ रहे हैं, और ये जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि टेस्टिंग भी बढ़ रही है, फुल टेस्टिंग हो रही और चीजें हो रही, रिकॉर्ड बन रहा है। तो बड़े पैमाने पर मनोज स्तर पर भारतीय मनोज जी मेरे साथ मौजूद हैं। कर रही है। ओके, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई मनोज जी, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी स्वयं ये बात कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव रेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और हमें टेस्टिंग्स बढ़ाने की ज़रूरत है। टेस्टिंग में भी 3 तरह की टेस्टिंग हो रही है, एक एंटीजन टेस्टिंग, दूसरा ट्रूनेट से, और तीसरा आरटीपीसीआर। पूरी दुनिया में आरटीपीसीआर को ही प्रामाणिक तौर पर कोरोना वायरस का टेस्ट माना जाता है। बाकियों को मैं खुद भी टेस्ट नहीं मानता, ये सब तो सिर्फ सिम्टम्स जानने के तरीके हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में आरटीपीसीआर टेस्ट कम हो रहे हैं, एंटीजन और ट्रूनेट टेस्टों को बताया जाता है कि हमने तो टेस्ट कर लिए हैं। आप देखिए कि हालात ऐसे हैं कि हम 1-1.25 लाख के ऊपर उत्तर प्रदेश में पहुंच गए हैं। देखिए, अब मिश्रा जी को क्या कहा जाए कि ये स्थितियां देखते हुए भी इसको नकार रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण का मामला है वो पूरे देश में सबसे तेज़ी से अगर कहीं फैल रहा है संक्रमण, तो उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। और हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है कि आने वाले दिनों में भी भारत की स्थिति दुनिया में सबसे खराब होने वाली है, उसको ये लोग मानेंगे नहीं। और आपने अभी सवाल जो किया कि हद तो तब हो गई कि इनके कलीग, इनके कैबिनेट की एक कैबिनेट का निधन हो जाता है, एक इनके साथी का, और फिर भी ये लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। महकमे की हालात ये है सर कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बनारस में एसीएमओ की कोरोना वायरस के चलते निधन हुआ और उनके घर ये हालात हुई कि किसी महिला का शव पहुंचा दिया गया। जब उनके परिजनों ने इसका विरोध किया तो दोबारा जाके उनका शव उनको मिला। तो ये हालात है। शेम बहुत शर्मनाक। और दूसरी मैं बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में जो आपने अभी बात करी टेस्टिंग की, इनको अध्ययन करना चाहिए ठीक से। पर मिलियन जो टेस्टिंग है पूरे दुनिया में और पूरे देश में भी, अगर बिहार के बाद पर मिलियन के हिसाब से सबसे कम अगर टेस्टिंग हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। पर मिलियन 33 से 35 से, वो भी जब एंटीजन और ट्रूनेट को इंक्लूड कर लें तो अगर उसको आप दोनों को एक्सक्लूड करते हैं तो वो सिर्फ 12 से 13% है। मतलब मिश्रा जी, आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा कि पर मिलियन 10 लाख लोगों में सिर्फ सही टेस्टिंग 12 से 13 लोगों का ही कर पा रहे हैं। और आप कब जागेंगे साहब, आप कब जागेंगे? उत्तर प्रदेश में इतने लोगों की मौत हो गई, हुकूमत में तो परीक्षा कराना जरूरी है कि लोगों का जीवन बचाना। आप कैसी बात कर रहे हैं? और हमें परीक्षा करानी है। आपके प्राथमिकता में अभी नहीं, अभी आप फिर दोबारा बीईओ की परीक्षा कराने जा रहे हैं। सारे देश के नौजवानों ने, सभी जिनको स्वयं उस टेस्ट में क्वालिफाइंग करना था, उन नौजवानों ने सभी ने ये कहा कि ये परीक्षा निरस्त कर दी जाए। लेकिन आपको तो निरस्त करना, आपको बढ़ाना। तो क्या आप कोरोना को अवसर की जो आप लोगों ने भाषण दिया था, बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि आप कोरोना को ऐसे ही अवसर में तब्दील करना चाहते हैं क्या, लोगों को मार के? ओके, सुची विश्वास को मार के तब्दील में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुची विश्वास जी मेरे साथ मौजूद हैं। उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट्स महोदयों के लोगों के बीच चलेंगे। सुची जी, बहुत स्वागत आपका। क्या मैं मानूं कि कोरोना वायरस की वजह से जो बेबसी है, हमने सरेंडर कर दिया है? देखिए, आपने 2 परीक्षाओं की बात की। मैं कहती हूं कि विभाग का दोष नहीं है। जिस सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी खुद दिया ताली थाली धूप बत्ती अगरबत्ती का संदेश देते हैं, तो अभी सम्मानित भाजपा प्रवक्ता ने जागरूकता पे जोर दिया। तो पहले तो उन्हें अपने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को जागरूक करना चाहिए, जो भाभी जी पापड़ का संदेश देते हैं। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रक्षाबंधन में एक समूह में राखी बंधवाते हैं। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से नीचे अपने पार्षद तक
क्योंकि जो सबसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉर्म्स को खराब करते हैं वो तो वो स्वयं है, क्या संदेश देते हैं, क्योंकि मशीनरी तो उन्हीं का टूल है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास ना तो लॉकडाउन में एंटर करने की पॉलिसी थी, ना तो कोई एग्जिट करने की पॉलिसी थी, ना कोई दिशा निर्देश, विजन या सामंजस्य उनके पास पहले था और ना अब है। ना तो सरकार की प्राथमिकता ये पहले थी, हाँ आपदा को अवसर वो शुरू से बना रहे हैं। केंद्र ने अपने पास प्रोक्योरमेंट के सारे राइट्स शुरू से रखे। जब राज्य सरकारें बेबस हो गई, जब वो सीएमओ, सीएचसी, पीएचसी, डीएम्स और कलेक्टर्स से कोई सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई और संक्रमण की संख्या लाखों में हो गई, तब केंद्र सरकार ने उन्हें इनफ फंड्स भी नहीं दिए, इनफ किट्स भी नहीं दी, इनफ टूल्स भी नहीं दिए, इनफ इक्विपमेंट्स भी नहीं दिए, इनफ वेंटिलेटर्स भी नहीं दिए और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। जिसका ताजा तरीन उदाहरण चाहे आप बिहार के हालात, नाजुक हालात को लें, चाहे उत्तर प्रदेश की स्थिति में लें, तो जो सरकार बारिश ना होने पर मेढक और मेढकी की शादी कराने का संदेश देती है, जिस सरकार में आज मैं एक डेटा पढ़ रहा था, एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट है इस प्रकार हो गया कि है। लखनऊ, अकेले लखनऊ में मिलने वाले नए केसेस और कुल केसेस को जोड़ दें तो ये नॉर्वे और दूसरे फिनलैंड जैसे देशों से ज्यादा लखनऊ के भीतर हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों को छोड़ दें तो अकेले लखनऊ ही इतना ज्यादा संक्रमित हो चुका है। प्रतिदिन 700, 800, 900, 1000 केसेस आ रहे हैं और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक टेलीफोन जाता है सीएमओ के यहाँ से, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है कि आप ठीक हो भाई साहब या नहीं है, क्या हुआ आपका। और 7 दिन बाद वो अपनी डायरी में ठीक कर लेते हैं कि ये आदमी ठीक हो गया। 7 दिनों के अंदर ये गाइडलाइन है कि 7 दिन के बाद वो जो होम आइसोलेशन में है उसको ये ठीक मान लेते हैं, वो भले ही संक्रमण फैला रहा हो। सुची जी, देखिए मैं समझती हूं कि सरकार के ऊपर बहुत लोड है। भूमि पूजन का प्रसाद 2,75,000 गांवों में वितरित होना है। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित सहयोग से 1.5 लाख मूर्तियां रामलला की एक ही मॉडल की तमाम गांवों में स्थापित होनी है। मंदिर का फर्स्ट फेज 2022 के चुनाव से पहले तैयार होना है, 2024 में फाइनल होना है। 33 करोड़ का दिया जलाना हो या विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति लगाना हो, रिलीजियस सेंटिमेंट को प्रोवोक करना हो या एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देना हो, सरकार इतना व्यस्त है इस डिवीजन में, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स में, कि अर्थव्यवस्था 1947 से क्या दुर्गति में है, रोजगार के क्या हालात हुए हैं, और इस दौरान इस एक्सट्रीमिस्ट और इस रिलीजियस फैंटेसिज्म के चलते मेरे साथ अब पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब मौजूद हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि कोरोना पर होने वाली डिबेट्स में आप अपना बहुत कीमती वक्त निकालते हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। सर 23 लाख के पार निकल गए, 43,000 हमारे भाई बहन मारे जा चुके हैं, हालात बेकाबू हैं, 60,000, 61,000, 65,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। ये सिलसिला कब और कहां जाकर रुकेगा ये अंतहीन है सर, और ये बढ़ता जा रहा है। मुझसे पूछा? जी आपसे पूछा। जी ब्रजेश जी, आपको तो आज आपका दिन है, ब्रज के ईश्वर ब्रजेश जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को मेरी ओर से, आपके चैनल की ओर से। और मैंने ये बताया था कि श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाकर अपने फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करने की शिक्षा दी थी। ये जो कल प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है और जिसका आपने उल्लेख किया है, उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही है कि हमको पहले 72 घंटे में कोविड पे काबू पा लेना है, नहीं तो ये कोविड हमारा महादुश्मन हमको खा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और वैक्सीन की तो आपने वो बुलबुले वाली खबर सुनी, बुलबुला फूट गया, अभी वो ट्रायल वाला चक्कर है, स्टेज 3 जी, अभी वैक्सीन नहीं आ रहा। मेरा कहना ये है कि सब लोग ये तय करें, आपका जो इतनी एनर्जी आप अपनी खर्च करते हैं लोगों को समझाने में कि हम मास्क लगाएंगे, हम हाथ धोएंगे, हम गला साफ रखेंगे, हम नाक को जल नीति से साफ रखेंगे, मास्क जरूर लगाएंगे
और हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे। और आप जो कह रहे थे ना, भीड़ की भीड़, परीक्षा की परीक्षा, ये सब भाई ठीक नहीं है। इन लोगों को सोचना चाहिए जनता के हित में क्या है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। पिछली बार तो आपने ये बताया था कि आपके घर टेस्टिंग वाले आए थे, नाम पता नोट करके ले गए थे। अभी ये टेस्ट बहुत कम है, इसके कम से कम डबल होने चाहिए मेरे हिसाब से। और लोगों को पर आरोप तो ये लग रहा है कि हमारे और आप जैसे लोग दूसरी डर बात फैला रहे बताने के लिए हैं, यहाँ लोगों को बैठा हूँ। डराने का काम कर रहे हैं। ये तो एक सामान्य फ्लू है। डर नहीं फैला रहे। ये जरा मैं आपके कैमरामैन से कह रहा हूं, ये मैंने एक कोविड के मरीज का सीटी स्कैन करवाया है। इसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है और इसकी छाती में कोविड भरा हुआ है। माय गॉड, आज शॉकिंग। अगर हम सीटी स्कैन शॉकिंग। कराने लग जाएं उन पैसों में जिन पैसों में हमने टेस्टिंग करा रहे हैं, उसी पैसों से अगर सीटी स्कैन कराएं, ये 19 साल का लड़का है, इसको कोई लक्षण नहीं है माय गॉड, और इसका चेस्ट भरा हुआ है कोविड से। ओ माय गॉड। और ये हंसता खेलता आया था और 15 दिन से ये एक डॉक्टर का इलाज करा रहा था जो इसको एलर्जी का इलाज कर रहा था। ये लड़का अगले 5 दिन में आईसीयू में भर्ती होकर मर जाता। इसको मैंने दौड़ा के इसका सीटी कराया और सीटी में कोविड भरा हुआ है। और एक आध इमेज अगर आपकी किसी की दिख रहा होगा, इस सब वाइट दिख रहा है डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा शॉकिंग है। ओ माय तो गॉड, मैं आज के आपके प्रोग्राम में एक ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ। ओ माय गॉड। हाँ डॉक्टर साहब हैं, अभी वो मेरी बात से एग्री करेंगे जी, कि हमको जो भी एसिम्टोमेटिक मरीज हैं और जिनको थोड़ा सा भी हमें डाउट हो रहा है, तो हम बार बार चूंकि ये कह रहे हैं कि ये छाती में जाता है वायरस, लंग्स में फिक्स हो जाता है, तो हमको उनका सीटी स्कैन करा लेना चाहिए अगर पेशेंट अफोर्ड कर सके। नहीं तो सरकार को करा देना चाहिए, जैसी भी आपकी लोकल सिचुएशन हो। तो बहुत से केसेस का इलाज सही हो जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा सबका सीटी करिए, लेकिन बहुत से इस समय वो मरीज जो साइलेंट हैं, जो छुपे हुए हैं, जो एसिम्टोमेटिक जिनको हम कह रहे हैं, स्पेशली यंग एज के जो मरीज हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, उनमें कोविड है। और WHO ने भी हाथ उठा लिए थे परसों और सब ने कह दिया है और कोरोना रहेगा। और डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, अभी मेरे बाद आ रहे हैं वो बोलने, कुछ और अच्छी बात बताएंगे मेरे से भी अच्छी। मेरा जेन्युइन कंसर्न ये है कि कोविड से लड़िए, कोविड को हराइए, अपने आप को कोविड के हवाले मत करिए। कोविड के लिए जो भी दवाई आपका डॉक्टर दे उसको खा लीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन खा लीजिए, आइवरमेक्टोल खा लीजिए डॉक्टर से पूछ के। किसी भी कीमत से पर अपने को कोविड से बचा लीजिए। प्रधानमंत्री जी की चिंता को पढ़िए। हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है कि इस जनसंख्या पर काबू पाना कोविड का टेस्टिंग के जरिए कितना भी हम बढ़ा लें, ये जरूरी होगा। जब तक हम सिंसियरली कोविड से खुद को नहीं बचाएंगे, अपने घर के बुजुर्गों को नहीं बचाएंगे, हम कोविड पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज इसको लिए आप अपने नोट कर लिया सर। डॉक्टर DK गुप्ता जी चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जिस प्रकार के लक्षण और जैसे सिम्टम्स और जिस प्रकार के मरीज का एनालिसिस और जैसा जिक्र अभी पद्मश्री डॉक्टर वली ने किया, ये शॉकिंग है, बहुत डरावनी और बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल ठीक करें ब्रजेश सर कि मैंने भी ऐसे कई केसेस देखे हैं जो सुबह बिल्कुल नॉर्मल थे, शाम तक उनके एक्सरे में फाइंडिंग आई और अगले दिन सीटी में पूरा वाइट आउट लंग हो गया, मतलब पूरा लंग चला गया। तो हम लोगों ने हाई सस्पिशन रेट रखा, बहुत अर्ली डायग्नोसिस करी, अर्ली इनको ट्रीटमेंट दिलाया, तब बच पाए। ऐसे मरीज बचते भी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। तो इस समय जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको बहुत हाई सस्पिशन रखना है। किसी भी पेशेंट अगर आता है हॉस्पिटल में, हम लोग तो अपने हॉस्पिटल में सभी पेशेंट जिनको भर्ती करते हैं सबका टेस्ट कराते हैं।
और उसके बावजूद भी सबका सीटी स्कैन कराते हैं चेस्ट का, क्योंकि सीटी स्कैन चेस्ट का बहुत अच्छा है। बहुत बार क्या होता है, एक्सरे नॉर्मल होता है, कई सारे मैंने ऐसे मरीज देखे हैं कि एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं है। बर्लिन से मेरे पास एक ऐसा मरीज आया जिसका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, अगर सीटी स्कैन जब चेस्ट का कराया तो बाइलेटरल पूरा निमोनिया भरा पड़ा था। तो इसलिए हमें हाई सस्पिशन रेट चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायग्नोसिस के टाइम। और दूसरा, मैं पहले भी कह चुका हूं, बली साहब मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनको कि हमें टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा और ट्रीट करना पड़ेगा। और जहां हमारी गवर्नमेंट इसमें फेल हो रही है, मैं बता रहा हूं, जो लोग डाइल्यूट हो गया है पॉलिसी कि हम लोग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जैसा शुरुआत में जितना हम स्ट्रिक्ट थे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में, वो उतने अच्छे से नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके उनको क्वारंटाइन करना उतना ही जरूरी है जितना आइसोलेशन करके ट्रीटमेंट नाम की सारी संस्थाएं, सारा सिस्टम शटडाउन कर दिया गया है। यहाँ परीक्षाएं आयोजित हो रही जिसमें लाखों बच्चे आ रहे हैं, आप किसका कहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लेंगे? ये जो भी कह रहा है कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो जनता को गुमराह कर रहा है, वो डीएमए एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, आप कह रहे हैं सीटी स्कैन करा लो। नहीं, मैं देख रहा हूं लोग मुझे फोन करते हैं कि आजकल इतने फोन आते हैं कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनका ना कोई कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही, ना सही ट्रीटमेंट। तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि जिनको पॉजिटिव आ रहे हैं उनको टाइमली आइसोलेट हो जाएं, टाइमली उनका ट्रीटमेंट हो जाए। बिकॉज जितना जल्दी समय से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे उतना ही उनकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। और जितनी अच्छी हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे उतना ही चांस, जो इतने मतलब इतनी तेजी से जो फैल रहा है उस स्पीड को हम कम कर सकते हैं। और रही बात वैक्सीन की, मैं फिर बता रहा हूं, वैक्सीन जो रशिया ने डेवलप करा है उसमें उसने फेज 3 ट्रायल करा ही नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल था। तो इस वैक्सीन की अभी तक सेफ्टी पता ही नहीं हमें, और वैक्सीन इंडिया में वो आने वाला नहीं है। बहुत सारे मंत्रियों के और एमपीज के मेरे पास फोन आ चुके हैं सुबह से, कब आ रहा है, ये अभी आने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश में वैक्सीन जब कोई बाहर से आता है तो पहले हमारे देश में उसमें लास्ट ट्रायल होता है, फेज 3 ट्रायल होता है, उसके बाद ही ड्रग कंट्रोलर उसको अनुमति देता है जनरल पॉपुलेशन में लगाने के लिए। तो वो अभी वहां से आएगा, फिर हम अनुमति देंगे, तो उससे पहले तो हमारा अपना वैक्सीन डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज इस गफलत में ना रहे कि वैक्सीन मिल जाएगा और हम लोग ठीक हो जाएंगे और जल्दी आने वाला है। वैक्सीन आने में कम से कम मना कर दिया है, इंडिया में लगेगा किसी को। पुतिन ने मना कर दिया है, बता रहे उसको सर अपने आप के लिए उसको सर उसकी जो कैपेसिटी है वो 1.5 मिलियन डोजेस की पर ईयर की है, उसको बढ़ा के वो 500 मिलियन कर रहे हैं अलग टाई अप करके, तो उनकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है। ओके मनोज मिश्रा जी, मैं आपको समझना चाहता हूं, हमें चाहिए बिलियंस, मतलब अरबों में चाहिए, हमारे पास है, वर्ल्ड वाइड हमारे पास है। ओके मनोज मिश्रा जी, हालात आपके समक्ष एक्सपर्ट्स ने भी रखे, अपोजिशन पार्टी में भी रखे, आप स्वयं घटनाक्रम के गवाह हैं, आप स्वयं जहां कानपुर मौजूद है वहां के हालात लखनऊ के बाद दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित शहर है। तो हालात से निपटने के लिए सरकार को कठोर नीति की आवश्यकता है। आप ये सोचें कि आप आंख बंद कर लें और परिस्थितियां निकल जाएंगी, तूफान निकल जाएगा, तो मुझे लगता है कि यह हानिप्रद है। देखिए ब्रजेश जी, मैं सबकी बात बड़ा धैर्य से सुन रहा था, क्योंकि शुरुआत में आपने मुझसे कहा था तो मैंने अपनी बात रखी थी। मैंने कांग्रेस के मित्र की भी बात सुनी, सुचित श्रीवास्तव जी की, सपा के मित्र की बात सुनी, आदरणीय दोनों डॉक्टर बंधुओं की बात सुनी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर आपको ध्यान हो कि दिल्ली में जब बहुत ज्यादा कोरोना नियंत्रण के बाहर हो गया था तो श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में मोदी जी ने भेजा था और वो काफी नियंत्रण में हो गया और वहां पर रफ्तार थमी। तो ऐसा नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं, तो वही मॉडल यहाँ लगा दीजिए उत्तर प्रदेश में, हम लोग भी सेफ हो जाएं। सुनिए तो आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा। देखिए दूसरी बात, मैंने एक भी बात पहले राउंड में राजनीतिक नहीं करी, मैंने केवल अपने को कोरोना पर केंद्रित रखा। मेरा सवाल है आपसे कि अगर दिल्ली में अमित शाह जी की वजह से, अमित शाह जी के प्रयासों से कोरोना रुक गया, तो वही मॉडल यूपी में अपना ले। सुनिए तो दिल्ली की आबादी और उत्तर प्रदेश की आबादी में अंतर है। दिल्ली की भौगोलिक सीमा और उसकी डेंसिटी और उत्तर प्रदेश की डेंसिटी और भौगोलिक सीमा में अंतर है। तो एक मॉडल दूसरी जगह लग जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन कल तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन राज्यों ने अच्छा किया हमें उनसे सीखना चाहिए और उनका मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। ये तो योगी जी ने कल कहा कि मोदी जी ने जो निर्देश दिया था उस निर्देश को मानने के लिए मेरी एक शिकायत है ब्रजेश जी, एक शिकायत है।
कि चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, दो ही लोग टेलीविजन पर आते हैं। इन्होंने आज तक एक भी सकारात्मक पक्ष पूरे केस में नहीं देखा। ये लगातार राम मंदिर की बात कर रही थी सच्ची जी। इस समय राम चलिए मंदिर का डिबेट क्या के मतलब? नेक्स्ट राउंड में आप और- इनकी राजनीतिक सवालों का जवाब देना। बीरेन जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इसके बाद ब्रेक सुनिए, लेंगे, मेरी फिर बात सुन लीजिए। मैं आ जाऊंगा आपके पास, ब्रजेश- पूरा समय दूंगा, डोंट वरी। ब्रजेश जी आप पूरा बात कर लेंगे। हाँ मैं रख दूंगा टाइम, आप पूरी बात रख लेना। बीरेन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भाई बीरेन जी, क्या पोजीशन है कोरोना वायरस की उत्तर प्रदेश में और सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है? अब देखिए, सरकार तो उत्तर प्रदेश में रोज बैठक करती है और कोशिश करती है कि कोविड के मरीजों को इलाज मुहैया कराया जाए, बेड बढ़ाए जाए, जांच बढ़ाई जाए। लेकिन मिश्रा जी ने अभी कहा कि एक राज्य का मॉडल दूसरे राज्य में ना लागू नहीं हो सकता। गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है, लेकिन कोरोना के मामले में ये लागू नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता और क्या कौन सा चमत्कार ऐसा है कि जो सरकार ने किया और जनता उसको समझ नहीं पा रही? दिल्ली में हुआ, यूपी में नहीं हो सकता, क्यों? अरे दिल्ली तो और ज्यादा घना बसा है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 4500 केस अब एक दिन में आ रहे हैं, 5000, 4500 इस तरह से केस आ रहे हैं जी। 50-55 लोग रोज मर रहे हैं। लखनऊ में भी 500, 400, 600, 700 इस तरह से केसेज आ रहे हैं। कानपुर में भी जहां मिश्रा जी बैठे हैं वहां भी आ रहे हैं काफी। तो ये देश में 60-60 हजार, 61 हजार इस तरह से केस आ रहे हैं। कितने दिन तक बचोगे? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जिस देश में 23 असंख्य है। लाख, 23 लाख के ऊपर हो गए। नहीं, 23 लाख तो आज हैं, हम रोज की बात कर रहे हैं। अगर रोज 2 लाख आने लगा, रोज 4 लाख आने लगा, तो सरकार क्या करेगी? कोई फार्मूला है कि जब तक कोरोना को नए ग्राहक मिलते रहेंगे तब तक फैलता रहेगा? जब उसको नए ग्राहक मिलना बंद हो जाएंगे तभी थमेगा कोरोना क्या इस देश में? ये भी सब तमाम सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लापरवाही लेकिन- बीरेन जी दोनों एंड पे दिख रही है, सरकार के भी और जनता की भी। देखिए, उम्मीदें बहुत हैं। सरकारों की जिम्मेदारी है, कल्याणकारी राज्य है, स्टेट वेलफेयर। अब सरकारें मीटिंग करें और सरकारें उस पर अमल कराएं। ये इतना बड़ा प्रदेश है, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे नहीं सबको ये सुविधा दे सके। जो आदमी पैरासीटामॉल न दे पाता हो सबको, जिस राज्य में अस्पताल में जब ओपीडी चलती हो, तो यहाँ कोरोना का इलाज मिल पाएगा? यहाँ अस्पताल में दवाई कुत्ता काट लिए तो 6-6 महीना दवाई नहीं मिलत जिला अस्पतालों में, तो आप कहाँ से कोरोना का इलाज करवा पाएंगे? हम लोग गरीब प्रदेश हैं। लेकिन एक बात यह है कि भारत में जब से रूस ने वैक्सीन स्पुतनिक 5 का आविष्कार किया है, काफी सारे लोगों को उत्साह आया है। लेकिन रूस में खुद ब्रजेश जी 9 लाख केस हो चुके हैं आज। और भारत में 2 बड़ी संस्थाएं हैं जो बहुत तेजी से इस पर काम कर रही हैं, भारत बायोटेक और जायडस कैडिला। ये जो वैक्सीन की खोज में लगी हुई हैं। अब देखिए कब आती है वैक्सीन, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं हैं इस समाज में कि हमें कोरोना से बचना होगा। तो स्कूल की फीस जनता भरे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष में चंदा जनता दे, कोरोना से लड़ाई जनता लड़े, कोरोना काल में पैदल जनता चले, टैक्स सारा बिजली का बिल जनता भरे और लड़ाई सरकार लड़ रही कोरोना से। वाह, क्या जो है अंदाज है लड़ाई लड़ने का। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा ब्रजेश जी कि सैनिटाइजर और मास्क इन सब बेचने वालों की चांदी हो गई। इस देश में आपदा को अवसर में बदलने का जो फार्मूला है वो ब्लैक मार्केटियों ने खूब उसको आजमाया है और उनको खूब भाया है, खूब फल फूल रहा है। अच्छा, विधायक और मंत्री तो देखिए बहुत सारे यूपी में फंस गए कोरोना में, वो खुदे क्वारंटीन है। जो पहले खूब पूरी बांट रहे थे लोग सभासद से लेके मंत्री तक हर जगह, अब वो लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं। तो समस्या तो बहुत भारी है। ऊपर से कानून व्यवस्था, विधायक का कुर्ता फाड़ दे रहे हैं। अब पुलिस वाले 6 महीना ये भी बड़ा वाहवाही लूटे कि लॉकडाउन में पुलिस बड़ा अच्छा कर रही है।
अब तो दिन भर चालान करके पैसा वसूलो, और विधायक का कुर्ता फाड़ दिया एक गिलास में। आज क्या पीटा भी अलीगढ़ था? में क्या पीटा भी? मारपीट खूब जम के 3 थानेदारों ने मिलके मारा किसको? विधायक बीजेपी के राजकुमार जी को। विधायक को मारा? हाँ, और सांसद पहुंचे, धरना चल रहा है। लेकिन ये सब चीजें तो क्या थप्पड़ से मारा या चांटे से मारा? लात घूसा मुका गिरा के सब मारा। विधायक खुलेआम बोल रहे हैं। ओके, जी जी, तो कंक्लूड अब करें। कुछ बचा नहीं है। पुलिस इनकाउंटर बदमाशों का करती थी, आज विधायक जी के साथ हाफ इनकाउंटर हुआ। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं इस देश में। जी। रोजगार का संकट कोरोना की वजह से आया, लोगों के सामने भूखमरी की स्थितियां हैं, जान को बचाना है। ये बात सही है, डॉक्टर साहब लोग कहते रहते हैं जान बचाओ, लेकिन बहुत सारी मजबूरी में लोग निकलते हैं। हम आप संस्थान चलाते हैं, लोग बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योग चलाते हैं, छोटे उद्योग धंधे हैं। अगर लोग बंद करके बैठ जाएंगे तो सरकार और समाज और लोगों का घर कैसे चलेगा? चुनौतियां तो हैं जी, लेकिन अब इससे निपटना है। कंक्लूड करें बीरेन जी। ब्रजेश जी, हम सबको घर में रहना है, अपनी जान बचाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस देश में धर्म को भी मानते हैं और व्यवस्था को भी मानते हैं, तो हम दुआ और दवा दोनों करेंगे। और आज मैं मुनव्वर राना साहब का, जो लोग इस उम्मीद में हैं कि जल्दी वैक्सीन आए, मैं मुनव्वर राना साहब का वो शेर उनको समर्पित करूंगा कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, और जब चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया, और उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है, लेकिन जब मर्ज फैल चुका है तब दवा निकली है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा, आप अपनी बात पूरी करिए। पहले राउंड में आपकी कुछ बात रह गई थी, गो अहेड। ब्रजेश जी, मुझे कुछ बड़ा ये डिबेट सुन के थोड़ा सा एक कष्ट हो रहा है जी। कि जब आप देखिए, मैं लगातार 2 बार आपने मौका दिया, और 2 बार, एक बार भी मैंने राजनीति की बात नहीं करी। मैंने अपने को केवल कोरोना पर कंसंट्रेट रखा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं और जो कांग्रेस की सची श्रीवास्तव जी हैं, ये राम मंदिर के निर्माण तक चली गई। इनको कष्ट है राम मंदिर के निर्माण का, ये हम जानते हैं। ये हम जानते हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं है, ये हम जानते हैं। इनके वकील गोखले अंतिम क्षणों तक राम मंदिर की भूमि पूजन का टलवाने की कोशिश करते हैं, ये भी हम जानते हैं। ये हम जानते हैं कि इनके घाव गहरे हैं, और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के घाव गहरे हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हमने इसलिए कुछ नहीं कहा कि इतने गंभीर विषय पर राजनीति करना उचित नहीं है। सर्वव्यापी हमारा कहना यह है कि आप भाषण अच्छा दे सकते हैं। अभी बीरेन जी का भाषण सुना, बहुत बढ़िया भाषण था, तालियां बजाने का मन हो रहा था। लेकिन जब करने की बारी आती है, आप अपने फ्रंट पे देखिए, जब आप किसी रोल में होते हैं और जब सीमित संसाधन होते हैं, सीमित रास्ते होते हैं, तब आप परफॉर्म कैसा करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। ये बात सही है कि संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस संख्या को नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश केंद्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर हो रही है। आप अगर बताइए, कांग्रेस के लोग इतने ही खुश हैं और जो कह रहे हैं कि मास गैदरिंग करी, तो ये 7 विधायकों को लेके होटल में क्यों पड़े रहे? वहां कोरोना फैलने का डर नहीं था। आप केवल अपना उदाहरण नहीं देखेंगे, आप केवल राजनीति करेंगे। आपने मजदूरों के, प्रवासी मजदूरों के साथ राजनीति करी। आपने कोरोना काल में देश के अच्छा, इन्होंने राजनीति की, इनको छोड़िए। आप ये बताइए, आप तो सत्ता में हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप कोई कठोर अथवा ठोस नीति बनाएंगे या नहीं? डॉक्टर के बारे में बात ही नहीं करेंगे। आप कोई कठोर नीति बनाएंगे अथवा नहीं करेंगे? आप ब्रजेश जी, एक चीज और है, आप ये बताइए, जिस दिन कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था, कितने सैनिटाइजर बन रहे थे, कितने मास्क बन रहे थे, कितने वेंटिलेटर थे? और ये 60 साल की कांग्रेस के शासनकाल में आज तक आप स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा खड़ा कर पाए थे? 10 साल से ऊपर तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर 6 साल से तो आप भी हो। आप ये विरासत पे जो चीजें मिली हैं उस पे लानत भेज के आप बच नहीं सकते ना, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप ये नहीं कह सकते कि अब फला ने कर दिया या इन्होंने कर दिया। आप सरकार के लिए चयनित हुए हैं, संवैधानिक रूप से चयनित हैं, आपको हल करना है। सुनिए ब्रजेश जी, जब उत्तर प्रदेश में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था, किसी भी जिले में वेंटिलेटर नहीं था। हमने हर जिले में वेंटिलेटर पहुंचाया।
हमने ट्रूनेट मशीन पहुंचाई, जी। हमने टेस्टिंग 0 से लेके 1 लाख तक करी। तो आखिर व्यवस्था है, व्यवस्था धीरे धीरे बनती है। अगर आपसे कोई निवेदन करे कि आप इसे राष्ट्रीय चैनल कर दीजिए, तो क्या आप रातों रात राष्ट्रीय चैनल कर देंगे? आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आर्थिक तंत्र। अरे मैं आऊंगा, आपसे पैसे लूंगा, कहूंगा अपने पैसे निकालो और हमें दो, हम इसको राष्ट्रीय चैनल कर देंगे। आप ही के पैसा लेके चैनल राष्ट्रीय कर दूंगा। मैंने ब्रजेश जी निवेदन किया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कर दो, शुभकामनाएं आपके साथ मेरी, लेकिन एक व्यवहारिक देखा करिए। ओके केवल भाषण मनोज देना तो काका, अच्छा है, ऑल राइट आप नेगेटिव मनोज काका, अभी भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप बात करिए, मनोज जी से बात, अभी भी ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने व्यवस्था नहीं की थी इसलिए ये अभी इस बीमारी पर काबू पाने में थोड़ी नाकामी है इनकी। मैंने बहुत धैर्य के साथ ब्रिजेश, ओके मनोज जी प्लीज वेट, मिश्रा जी प्लीज वेट, मिश्रा जी आप तसल्ली से मनोज काका की बात सुनिए। मनोज मिश्रा जी को मैंने बहुत धैर्य से सुना और उम्मीद करूंगा कि ये भी मुझे धैर्य से सुनेंगे। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पे ले आए, थोड़ा सा सर विषयांतर हो रहा है, माफ करिएगा। रामायण में एक चौपाई है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म धन तीन कह हुई है बेगी नाश। तो जो सचिव होता है राजा का, मनोज मिश्रा जैसे व्यक्ति जो होते हैं, जो राजा के भय से मीठा बोलने लगते हैं, जो राजा के भय से इतना मीठा बोल रहे हैं कि जिस बीमारी को डॉक्टर साहब लोगों ने, दोनों प्रोफेशनल जो लोग हैं, उन लोगों ने जानलेवा बताया, उस बीमारी को मनोज मिश्रा जैसे लोगों ने यह बताया कि ये तो साधारण फ्लू जैसा हो जाएगा। तो ये इतना भयाक्रांत है। और इनसे मैं ये पूछना, समाजवादी पार्टी पे आप चले गए, अच्छा सवाल किया, आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी ने मेदांता बनाया, समाजवादी पार्टी ने 108 नंबर दिया, समाजवादी पार्टी ने बदायूं में मेडिकल कॉलेज दिया, समाजवादी पार्टी में चंदौली में मेडिकल कॉलेज दिया जिसको आपने छीन लिया, नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को मेडिकल कॉलेज दिया। समाजवादी पार्टी के आप उस पर जाएंगे साहब, समाजवादी पार्टी में ने लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल दिए, समाजवादी पार्टी ने HCL लाया, समाजवादी पार्टी ने गाँव में PHC CHC बनाए। आप कोई एक मेडिकल कॉलेज अगर साहब बनाए हो तो बता दें। आपने जिस 108 नंबर जो इस पेंडेमिक के समय साहब, जो इस पेंडेमिक के समय 108 नंबर लोगों को जीवन दायनी है, उसी 108 नंबर के ड्राइवरों की आप वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। आपके ये कर्म है, आप अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहते हैं। जब ब्रिजेश मिश्रा सर जैसे और भारत समाचार जैसे चैनल जब बुनियादी सवाल उठाता है, बुनियादी सवालों को जो आम जन के हित का सवाल है, जब उसको नुकीला करता है, तो उस पर आप धर्मांधता का भ्रम चलाना चाहते हैं, आप धर्मांधता से उसको ढकना चाहते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, ये जो आग लगी है इसके जद में आपका भी घर आ सकता है सर, भगवान न करे, इसके जद में हमारा भी घर आ सकता है। लेकिन इसको समझिए, आपके कलीग तक मारी जाती हैं और आप उस वेदना से पीड़ित नहीं होते हैं, बल्कि बरगला रहे हैं। आप सवालों के जवाब देने के बजाय उसको विषयांतर कर रहे हैं साहब। सुची विश्वास, ऑल राइट, सुची विश्वास जी मेरे साथ मौजूद है। भाई सुची जी, अगर कांग्रेस ने मजबूत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया होता तो 6 साल हो गए बीजेपी को रूल करते केंद्र में, तो ये और अच्छे से हैंडल कर लेते। चूंकि आपने नहीं किया, नेहरू जी ने नहीं किया, गांधी फैमिली ने कुछ नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो ये IIT, ये एम्स, ये इसरो, ये DRDO, ये भाभा, ये प्लानिंग कमीशन, ये सब क्या संघ परिवार की बपौती है? दूसरी बात, उन्होंने कहा वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। वीरेंद्र जी ने भाषण नहीं दिया, महिलाओं को इतनी गंदी भाषा बोलती है, गलत है। आप भाषा पर नियंत्रण करिए। अगर आप भाषा गलत बोल सकती हैं, दूसरा भी भाषा गलत बोल सकता है। भाषा नियंत्रित करिए। सुन लीजिए, आपकी भाषा उचित नहीं है। भाषा का संदेश भारतीय जनता पार्टी से नहीं प्राप्त होना चाहिए। इस्तेमाल कर रही है, नहीं तो सुन लीजिए, गलत भाषा इस्तेमाल कर रही है। हमने अवरोध उत्पन्न नहीं किया, हमने आपको अवरोध उत्पन्न नहीं किया, आप धैर्य रखिए। आप भाषा सही करिए। भाषा का संदेश संबित पात्रा को दीजिए। गलत है, भाषा का संदेश, भाषा गलत है। भाषा का संदेश गौरव भाटिया को दीजिए। भाषा का संदेश अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दीजिए। भाषा का संदेश अमित मालवीय को दीजिए। भाषा का संदेश बलूनी को दीजिए। आप पूरी राजनीतिक भाषा का संदेश से बात कर रही हैं। आप लगातार गलत भाषा इस्तेमाल कर रही हैं। आप खोइए, धैर्य से आप अपनी भाषा सही करिए पहले, और इस भाषा के लिए माफी मांगिए। आप दुनिया के सबसे बड़े संकट के लिए आप ऐसी बात तो भाषा का संदेश विनोद बन एक सेकंड डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज जी, आप उनको बात रख लेने दीजिए, आपकी बात कम्युनिकेट हो गई। बोलिए सुची जी। दूसरा, उन्होंने कहा
कि वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, ताली बनाने की इच्छा हुई। भाषण नहीं दिया, उन्होंने सरकार का आईना दिखाया। अगर काने को काना कहने से काना चिढ़ता है तो समस्या अब आप देखिए, फिर आप गलत भाषा बोल रही हैं। उन्होंने राम मंदिर नहीं, के नहीं, प्रति ऐसे अपने मत बोलिए प्रतिकार को सुची व्यक्त जी। किया। ऐसे नहीं, मत मैं बोलिए। तीसरी बात पूरी कर लूं, जी। बिल्कुल आप कहिए। जिस बात को मैं अपनी बात को पूरी कर लूं, है ना। 51 शक्तिपीठ है, 7 सप्तपुरी है, 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है। हिंदुओं की आस्था का विषय मंदिर है। संघ परिवार का राजनीतिक एजेंडा आस्था के दुरुपयोग का है, तो मैं इसका समर्थन नहीं करती। अगर बात आपके 125 समर्थन करोड़ से कोई भारतीयों अंतर की नहीं हो आ रही है और जाएगा। बात पोलराइजेशन आपकी की हो रही है, तो पार्टी मेरा का समर्थन कॉन्सेप्ट नहीं तो एकदम आप कहां से क्लियर है। आपकी पार्टी मनोज का जी, समर्थन आपने तो नहीं वादा तो किया आप- था कि आप किसी के आपको बीच में नहीं concept clear बोलोगे। है। मनोज जी, तो आपने only वादा try किया to- था कि आप debate किसी को के बीच shift में नहीं मत करिए, बोलोगे। बिल्कुल क्लियर कट है। मैं बोले बिल्कुल सुची, इंटरप्ट बोलिए नहीं करूंगी, मैं आपकी बात का ही जवाब दूंगी, मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगी। हाँ। जी, तो आपने दूसरा, किया होता तो खैर, ये अब आपने नौबत बात नहीं को आती। इंटरप्ट कर दिया है। जी बोले, आप बोले। ये 70 सालों की व्यवस्था है। आपदा और अवसर के दुरुपयोग की हम बात कर रहे हैं। 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने न्यूक्लियर जैसे क्लासिफाइड डेटा को प्राइवेटाइज कर दिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, डिफेंस जैसे सेक्टर में 74% एफडीआई लागू कर दिया। स्पेस में टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। 198 प्रपोजल्स आए जिसमें कोई भी धरातल पर शिलान्यास नहीं है। 28 से ज्यादा कंपनीज बिक चुकी हैं। इंडियन रेलवे सर्विस एंटरप्राइजेस नहीं है, वो वेंचर है। दुनिया में कोरोना सातवीं मैडम, ऐसी संस्था कोरोना, है जो कोरोना, रोजगार कोरोना, उत्पन्न करता है। कोरोना, सरकार लगातार कोरोना, PSUs को और आप निजीकरण लगातार को भाषण बढ़ावा दे दे रही रही हो, है। आप मंच का उपयोग कोरोना की सरकार बात ही नहीं कर रही है। कोरोना, गलत बात है। कोरोना। सरकार कोरोना को लेके बात ही नहीं कर रही है। सरकार का फोकस ही कोरोना नहीं है। का रिपोर्ट करिए, जिन राज्यों में नहीं, आपकी सरकार है, उनके सरकार बारे में का फोकस बताइए। कोरोना है ही क्या नहीं। अच्छा हो रहा, क्या गलत हो अगर रहा है, सरकार, वो देखिए, बताइए आप। आखिरी बात कांग्रेस सुनिए, शासित लास्ट राज्यों की बात बात सुनिए, करिए, लास्ट आप बात महाराष्ट्र की सुनिए। बात करिए। भाई डॉक्टर 30 मनोज मिश्रा जी, जनवरी को पहला आप कोरोना सबको पेशेंट शिष्टाचार केरला बता रहे में थे, लेकिन आप detect बोलने हुआ नहीं दे रहे हैं सुची जी को। 30 जनवरी को पहला जी गलत कोरोना बोल रही पेशेंट लगातार। detect अरे तो हुआ बोलने था। तो दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए। हम कह रहे हैं WHO ने कांग्रेस इसको शासित राज्यों पैंडेमिक की घोषित बताइए। किया। ओके, आपका सवाल सुन लिया WHO उन्होंने। ने इसको पैंडेमिक घोषित किया। जी जी, जब 30 जनवरी को पहला केस डिटेक्ट हुआ, सरकार उदासीन रही। जब WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित किया, सरकार उदासीन रही। सरकार ने नमस्ते ट्रंप पर फोकस किया, सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार पर फोकस किया, शिवराज सिंह जी की ओथ सेरेमनी पे फोकस किया, उसके बाद तबलीगी प्रोपेगेंडा पे फोकस किया। लेकिन पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स को एम्स के डायरेक्टर्स के डायरेक्ट लेटर्स के बावजूद भी फोकस नहीं किया। ओके, डॉक्टर एम वली और साहब। सीधा सीधा ओके मैम, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू सुची जी। इसका दोष नहीं ओके देती। वली साहब, अब आगे क्या विकल्प है और हमें किस तरह की रणनीति की जरूरत है, और हमारे समक्ष यानी भारत के समक्ष क्या विकल्प हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है सर। मैं आपसे सिर्फ दो बातें कहूंगा बहुत शॉर्ट में। एक तो हमको तख्ती पे लिखवाया जाता था बचपन में, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले। तो आगे की सुधि लेना है, जो हो गया सो हो गया, उस पे गुणगान या उसके मृत्युगान नहीं करना है, ठीक है। मैं आपके पहले डॉक्टर गुप्ता को 2 शब्द नमस्कार के कहता हूं, जो इन्होंने अपनी विवेक का परिचय दिया है। अगर डॉक्टर गुप्ता की तरह से ही सब डॉक्टर कोरोना को अर्ली डायग्नोस करने वाले बन जाएंगे तो कोरोना की समस्या का समाधान हो जाएगा। जी मैं इनको सैल्यूट करता हूं। जी। ब्रजेश जी, इस समय देश के सामने मरो और करो वाली सिचुएशन है। इसमें सबको साथ चलना है। मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, बस मास्क लगा लो। एक ही बैरियर है हमारे पास, मास्क लगा लो भाई, और 2 मीटर की दूरी पे रहो। हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। इस गरीब भारत के गरीब आदमी को ये कोरोना डस रहा है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। इसकी उम्मीद प्रशासन से है, सरकार से है। कहां तक हो पा रहा है वो नहीं पता चल रहा है। सरकार कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा। किसी देश का गृह मंत्री कोरोना के लिए नहीं लड़ रहा है अलावा इंडिया के। और मैं आपको दूसरी बात जो बताने जा रहा था वो ये बताने जा रहा था कि वो जो छोटा सा देश है जैसिंडा आर्डन्स, न्यूजीलैंड जी की यंग प्रधानमंत्री, जी, जो के खुशी खुशी 7 दिन पहले कह रही थी हमने कोरोना को खत्म कर दिया, कल वो भी बेचारी रो रही थी कोरोना फिर से आ गया।
तो कोरोना से बचो, कोरोना से बचो। इसमें बहुत बड़ा संदेश है कि कोरोना से बच लो। एक बार शरीर में घुस जाएगा तो 3 महीने, 6 महीने, 2 साल भी ये डॉक्टर डी के नुकसान गुप्ता, पहुंचाता रहेगा। ये आगे शरीर क्या का रणनीति गुण है अपनाई जाए और ये भारत जैसे मानवता का विशाल देश के दुश्मन है। समक्ष क्या विकल्प है हमारे ब्रजेश समक्ष? जी, आप इससे बचा लीजिए। सर मैं तैयार हूं, मैं आपके नेतृत्व में चलने को तैयार सर। हूं। डॉक्टर डी के गुप्ता, गो अहेड। सर तो मैं कहूंगा कि जैसे आप बात कर रहे थे ना कि दिल्ली ने बड़ा अच्छा काम किया, अमित शाह साहब आए तो अच्छी स्ट्रेटेजी लाए, उससे कंट्रोल होगा दिल्ली में। हमने नोएडा में भी बहुत अच्छा काम किया, नोएडा के प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ पे हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो हम चाहें, और नोएडा में रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, तो इसका भी हम आसपास के जिलों में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन करके। नोएडा में बेड्स बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं और प्रशासन ने अच्छा काम किया है, तो इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूपी के अन्य जिलों में। सबसे अच्छी बात, पहली बात तो। नंबर 2 बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी क्या पैन इंडिया क्या रखना चाहिए, कोई तरीका नहीं है। और मैं फिर बता रहा हूं, अगले 6 महीने में लगभग 60-70% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी और वही तरीका है इसको हम धीरे धीरे कैसे इन्फेक्ट करें। एक साथ आ जाएगी तो लोड हो जाएगा, हमारे बेड्स कम पड़ जाएंगे, हमारे डॉक्टर्स कम पड़ जाएंगे और दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए लोगों में डर खत्म हो गया इस समय, तो वो डर जगाना है आपको, मुझे और बाकी राजनीतिक लोगों को जो बैठे आपस में बहस ना करके लोगों को जागरूक करें कि कोरोना अभी भी खतरनाक है। मैं देख रहा हूं गांव में लोग बड़े हंसते हंसते टेस्ट कराते हैं, कहते हैं पॉजिटिव आ गया, ठीक हो गए, बट वो अर्ली स्टेज होती है। उनमें से 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो आईसीयू में पहुंच जाएंगे, वो पता ही नहीं होते। तब डर होता है, जब वो घर में कोई दिखता है अपने, तब डर आता है। तो डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है जनता के बीच में। इसको हमें जागरूकता के थ्रू फैलाना है, बताना है कि अभी तो मतलब जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं डर फैलाता हूं, लंबा है, हमें लड़ना है अभी इससे। तो जो लोग कह रहे हैं कि मैं डर फैलाता हूं तो मुझे उस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं है। हमें शायद सबको जागरूक करना चाहिए, तभी तरीका। इतना बड़ा देश है हमारा, जीडीपी का हम लोग 1.08% खर्च करते हैं और जो इटली और जो यूएस जो 15 से 20% खर्च करते हैं, वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसमें किसी सरकार के दोष नहीं है, इसमें हम सबको लड़ना पड़ेगा। सब लोग मिलकर जागरूक करेंगे एक दूसरे को, सब लोग मास्क पहनेंगे, सब लोग हैंड हाइजीन करेंगे, सब लोग अर्ली डायग्नोस करवाएंगे, बहुत शुक्रिया, तभी पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस को लेकर भारत की जो स्थिति है, अगर हम अपने पड़ोसी देशों से तुलना करें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन की पाकिस्तान, नेपाल, वहाँ हालात हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। वहाँ नंबर ऑफ केसेस भी कम मिल रहे हैं और वहाँ स्थितियाँ सुधार की ओर हैं। बट हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि भारत में नंबर ऑफ नए न्यू केसेस के मामले में हम दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुँच गए हैं। 23 लाख का आंकड़ा प्रतिदिन 60,000, 65,000, 50,000, 55,000 बढ़ रहा है। 800, 900, 1000 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। आखिर हमें इसको लेकर कुछ गंभीर पहल करने की आवश्यकता है। हमने कहाँ चूक की, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। जब 500 केस पे संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है, आज 23 लाख के ऊपर जा रहे हैं। हमारे लोग हमारी आंख के सामने मर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और डॉक्टर वली ने बिल्कुल ठीक बात कही कि न्यूजीलैंड जैसे देश में जहां 100 दिन तक कोई नए केस ना आए हों, वहां अचानक से ऑकलैंड में नए केसेस मिले हैं। ऑकलैंड को फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी ये कोरोना लौट कर आता है। अमेरिका इसका उदाहरण है। न्यूयॉर्क में पहली वेव थी, अब टेक्सास, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया में दूसरी वेव है और ये ज़्यादा घातक और खतरनाक है। हम उनके सामने सुविधाओं के मामले में कहाँ ठहरते हैं? हमारे यहाँ तो सब कुछ खोल दिया गया है। तो बचना बचाना आपको है, जिम्मेदारी आपकी है। सरकारों ने चीज़ों को छोड़ दिया है और ये इसे को मैं बेबसी कहता हूँ। ये बेबसी में सरेंडर है। अब आप खुद बचिए, अपने परिवार को बचाइए, समाज को बचाइए, राज्य को बचाइए और देश को बचाइए। और बहनों भाइयों, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, भले ही आपसे कोई ना कहता हो। सरकारों ने जागरूकता अभियान बंद कर दिए हैं, कहीं नहीं कोई जागरूकता हो रही। मास्क लगाइए, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ साबुन से धुलते रहिए और बहुत 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 आवश्यक हो तभी घरों से निकलिए। ज़रूरत पड़े तो एक टाइम का खाना खाइए, पर भाइयों जान बचाइए, दूसरों की भी जान बचाइए, परिवार को बचाइए। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप समझेंगे। मैं आपको डराना नहीं चाहता, केवल दुनिया भर की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। समझ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं समझोगे तो खौफनाक किस्से कई हैं। इंटरनेट पे पढ़ लेना या टीवी पे देख लेना। नमस्कार।